Good morning, student. In the previous class, we will taught Plassey battle, Buxar battle, and conquest of English, conquest of Bengal. Today, we will continue with these topics: the Diwani rights, the system of administration, company officers term Nawabs, expansion of the British Empire. Everyone, as usual, open your books and read with me. Point out your difficult words and find out their meanings. It will help you, as you know, it will help you to understand the chapter easily. Now let's start. The Diwani rights. The right to collect Diwani or land revenues in the province of Bengal, Bihar and Orissa were handed over to the British by the Mughal Emperor. मुगल एम्परर ने दीवानी जो राइट्स था वो ब्रिटिश को दे दिया था. इट मीन्स कि जितने भी लैंड रेवेन्यूज आते थे वो सारे ब्रिटिश को दे दिए जाते थे, अंग्रेजों को दे दिए जाते थे. शाह आलम सेकंड वो स्टिल द टिटुलर हेड ऑफ द मुगल एम्पायर. शाह आलम जो अभी तक भी मुगल एम्पायरों में सबसे श्रेष्ठ थे, शीर्ष थे. रूल्ड ओवर बंगाल वाज लीगलाइज्ड एंड द रेवेन्यूज ऑफ हिज रीच प्रोविंस प्लेस्ड एट हिज कमांड. उन्हीं के कमांड में सारा रेवेन्यूज आता था. In return, the company agreed to pay ₹20 lakhs annually to him and secured from him the Diwani of Kar and Allahabad. For 6 years, the emperor resides in the fort of Allahabad as a virtual prisoner of the company. कंपनी के प्रिजनर्स के रूप में इलाहाबाद के फोर्ट में वो रहे थे. कौन? शाह आलम सेकंड. वह उन्हीं को वहाँ पे हेड बनाया गया था. रेवेन्यूज को कलेक्ट करके ब्रिटिश एम्पायर्स को उनको सुपुर्द करना पड़ता था. द नवाब ऑफ अवध वाज मेड टू पे वॉर इंडियनिटी ऑफ 5 million rupees ऑफ द कंपनी. तो वॉर के एक क्षति के रूप में उनको 5 million rupees पे करना पड़ता था कंपनी को. The two signed an alliance by which the company promised to support the Nawab from any outside attack, thus making him totally dependent on them. तो इसका क्या होता था कि जब वो पे करते थे ₹20 lakhs, तो इसके बदले में कंपनी आउटसाइड अटैक जो भी नवाब पे होते थे उसमें उनको सपोर्ट करती थी. ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1765 to 1772. After the victory of the English in Buxar, Robert Clive was appointed as the governor and commander-in-chief of the English possessions. तो अंग्रेज का आफ्टर द बक्सर बैटल के बाद अंग्रेजों ने एक अपना गवर्नर अपॉइंट कर लिया जिसको पूरा अधिकार दिया हुआ था. बंगाल का पूरा अधिकार उनके हाथों में ही था. रॉबर्ट क्लाइव को अपॉइंट किया था उस गवर्नर के अकॉर्डिंग. In order to settle the problem of administrating Bengal, he introduced the dual system. रॉबर्ट क्लाइव ने dual system को इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में. According to this system, the real power of jurisdiction lay with the company, while the responsibility of the administration was of the Nawab of Bengal. ड्यूल सिस्टम में ये था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब को दी गई हुई थी रेवेन्यूज को कलेक्ट करने की. बाकी अदर भी चीज़ों जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब के हाथ में रहती थी. और उसका जो बेनिफिट्स था, उसके जो कलेक्शंस थे, वो सब किसको प्रोवाइड करने पड़ते थे? कंपनीज को देने पड़ते थे. द कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यूज एज दीवानी के रूप में वो लोग रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी. इन कंट्रोल द निजामत थ्रू रजा खान देयर अपॉइंटी. दिस सिस्टम प्रूव्ड ए फेलियर. उन्होंने उसके इस सिस्टम के जो हेड बने थे रेजा खान, देयर अपॉइंटी, उन्होंने अपॉइंट किया था रेजा खान को. उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से फेल किया. ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया. This system proved a failure. Neither the Nawab nor the company cared for the people. न तो नवाब पीपल का केयर करती थी, लोगों का, और न ही तो कंपनी लोगों के लिए केयर करती. क्यों? क्योंकि न तो नवाब को इंटरेस्ट था, क्योंकि वो पैसे उनको मिलने नहीं थे. पीपल को कैसे, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको कष्ट हो रहा है, कोई ये चीज़ें न नवाब से उससे मतलब था, न कंपनी को, कि कंपनी को उसको कलेक्ट नहीं करना था. कंपनी को ऑलरेडी वो पैसे मिल नहीं थे किसी और के थ्रू कलेक्ट होके, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी. इट लेड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. ये उन्हें पूरे प्रशासन को इसी चीज ने ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया. लॉ एंड ऑर्डर ब्रोक डाउन.
There was economic disorder with the collection of revenue adding to the misery of the people. आर्थिक जो अव्यवस्था फैली इसी से और लोगों का दुख भी इससे बढ़ा. Agriculture depletion affected trade and commerce with the company servants monopolizing the internal trade of Bengal. तो अंदरूनी जो पावर है वो कंपनी के पास आ गया इससे बंगाल में. तो एडिंग टू देयर पर्सनल वेल्थ द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ बंगाल सफर्ड एज दे वेर डिस्करेज्ड. कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ की जो कुटीर उद्योग मीन्स जो वहाँ के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिस्करेज अपने आप को महसूस करने लगी क्योंकि उनके पास उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, उनका शोषण होने लगा था. द आर्टिसंस हु नाउ फाउंड देयर ऑक्यूपेशन अनप्रॉफिटेबल. वहाँ के कारीगर को भी लगने लगा था कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसका कोई प्रॉफिट उनको नहीं मिल पा रहा था. लेफ्ट इट द कंपनी सर्वेंट्स अमेज्ड यूजुअल. और कंपनी की जो सर्वेंट्स थे वो बहुत सारे पैसे एकत्रित कर रहे थे. इन 3 years $5.7 million was drained from Bengal. बंगाल से उन्होंने $5.7 million इकट्ठा किया. In 1770, a terrible famine struck Bengal, which wiped out 1/3 of the population. टेरिबल famine, सूखा, बहुत बड़ा सूखा वहाँ पे उस समय 1770 में आया था, जो पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट वहाँ का खत्म हो चुका था. Although the famine was due to lack of rains, बारिश की कमी की वजह से वो सूखा पड़ा हुआ था. Its effects were heightened by the policies of the company, and the East India Company did nothing to provide relief to the people. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, पीपल को कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, लोगों को कि उनकी कोई मदद नहीं की गई. इसी सूखे में काफी लोगों की मृत्यु हुई. In 1772, Warren Hastings became the governor of Bengal. फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर अपॉइंट हुए. He ended the system of dual government and brought Bengal under the direct control of the company. उन्होंने ड्यूअल सिस्टम को खत्म किया और डायरेक्ट कंपनी के अंडर में पूरे बंगाल को ले लिया. कंपनी officers from nabobs. The company servants had a whole of Bengal to themselves. अब कंपनी के सर्वेंट के अंडर में पूरा कंपनी के अंडर में ही पूरा बंगाल था. तो द ऑपरेशन ऑफ द पीपल इंक्रीज ग्रेटली. तो लोगों इन द वर्ड्स ऑफ क्लाइव सच ए सीन ऑफ एनर्जी, कंफ्यूजन, बाइबरी, करप्शन एंड एक्सोटिज्म वर नेवर सीन और पीरियड ऑफ एनी कंट्री बट बंगाल. बंगाल में ये सारी चीजें क्यों, अराजकता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कंफ्यूजन, ये सारी चीजें बंगाल में बढ़ने लगी क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जो शोषण वहाँ के लोगों का शोषण करना उन्होंने शुरू किया था. Nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious manner. The 3 provinces of Bengal, Bihar and Orissa have been under the absolute management of the company's servants. कंपनी के अंडर में सारे बंगाल, बिहार और ओडिशा तीनों स्टेट की जो कंट्रोलिंग पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ चुकी थी. Ever since Mir Jafar's restoration to the Subhasis, and they have both civil and military accepted the leave contribution from every man of power and consequences from the Nawab down to the lowest जमींदार. नवाब एक छोटे जमींदार के रूप में वो परिवर्तित होते जा रहे थे. उनकी जो सारी जो पावर थी वो धीरे धीरे करके वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आती जा रही थी. द कंपनीज ऑथोरिटीज स्टॉप स्टैंडिंग मनी फ्रॉम इंग्लैंड टू परचेज इंडियन गुड्स. कंपनी ने कंपनीज ऑथोरिटीज स्टॉप सेंडिंग मनी फ्रॉम इंग्लैंड से पैसा भेजना उन्होंने बंद किया. इंडियन गुड्स के लिए जो पैसा भेजती थी वो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड से भेजना बंद कर दिया. इंस्टेड दे परचेज दिस गुड्स फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बंगाल एंड सोल्ड देम अब्रॉड. They were known as the company's investment and formed a part of its profits. Above all, the British government wanted its share of the rich prize. Thus, in 1767, it ordered the company to pay it $400,000 per year. इसके लिए कंपनी उसके लिए पे करती थी $4,000.
However, not all officials succeeded in making money like Clive. Clive had come to India in 1743 at the age of 18. 18 की एज में रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आए, जबकि उनकी एज क्या थी, 18 थी, और 1743 में वो इंडिया में आए. When they left India in 1767, जब उन्होंने इंडिया छोड़ा 1767 में, his fortune was $401,102. When Clive was appointed governor of Bengal in 1764, जब 1764 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, he was asked to remove corruption, but he himself was impeached by British Parliament in 1772. बट उन्होंने वहाँ से करप्शन दूर करने के लिए पूरी कोशिश की, बट उन्होंने ये पॉलिसी रखी कि यहाँ से भ्रष्टाचार को हम लोग कम करें, करप्शन को कम करें. बट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनके पे महाभियोग, इम्पीच मीन्स महाभियोग लगा दिया, जिससे कि उनको दोषी ठहराया गया. दो ही वॉज इक्विटेड मीन्स उसको जो कि उनको मुक्त उससे किया गया, उनको उससे बरी किया गया उस दोष को. बट ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया 1774 में. मैनी इंग्लिश ऑफिसर्स डाइड एन अर्ली डेथ ड्यू टू डिसीज एंड वॉर. काफी सारे अंग्रेज वहाँ पे वॉर की वजह से या तो रोग की वजह से उनकी मृत्यु होने लगी. दे हैड कम टू इंडिया टू अर्न एंड रिटर्न टू इंग्लैंड टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ. दोज हु अमेज्ड ग्रेट वेल्थ वर कॉल्ड नवाब्स. तो इसलिए जिसने बहुत सारी संपत्ति को एकत्रित कर ली थी, उन्होंने अपने आप को नवाब्स कहने लगे. द टर्म नवाब वाज एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब. तो इंडियन वर्ड जो नवाब था, जो राजा को जिस वर्ड से कॉल किया जाता था, उसी से लेके उन्होंने अपने उस जो जिसके पास बहुत वेल्दी हो गए थे, बहुत पैसे थे, उनको नवाब्स कहा जाता था. Now we come to the next point, expansion of the British Empire. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve the interests of the company. Though the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. तो Indian states के internal affairs में भी कंपनी अब interfere करने लगी थी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के वॉर के बाद. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर्स वॉर, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग द governorship of Lord Wellesley. Lord Wellesley thought that the time was right to bring as many Indian states as possible under British control. लॉर्ड वेलेस्ली को लगता था कि ये टाइम सही है कि जब बहुत सारे स्टेट को अंडर, अभी तो सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक ही वो सीमित थे, अब धीरे धीरे वो सोचने लगे थे कि अदर स्टेट्स को भी हम अपने कंट्रोल में कर सकते थे. लॉर्ड वेलेस्ली ने के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग टू अचीव हिज पॉलिटिकल एम्स, वेलेस्ली रिलाइड ऑन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. Under the subsidiary alliance, the ruler of the allying Indian state was compelled to accept the permanent stationing of a British force within its territory and pay a subsidy for its maintenance. सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि पूरे जो स्टेट का पावर होता है वो कंट्रोलिंग पावर इंडियन ईस्ट इंडिया का अंग्रेजों के अंडर में रहेगा, एंड जो काम वो करेंगे नवाब से या जो भी रहेंगे उनको उसके लिए पे किया जाएगा, कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट उनको पे किया जाएगा. ये सब्सिडरी अलायंस के थ्रू था. ऑल दिस वाज डन फॉर हिज प्रोटेक्शन, बट in fact it was a form which forced the Indian rulers to pay tribute to his territory instead of paying an annual subsidy. The subsidy treaty provided that the Indian ruler would adhere to the posting at his court of a British resident, and that he would not employ an European in his service without the approval of the British. He would not negotiate with any other Indian ruler without consulting the Governor General. In return, the British would undertake to defend the ruler from his enemies. They also promised non-interference in the internal affairs of the allied state, but this was a promise they seldom kept. उन्होंने फिर से ये इसमें जो राजा एग्री हो रहे थे उनको प्रोटेक्शन की भी उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, आर्मी प्रोटेक्शन भी देने के लिए उन्होंने सपोर्ट की बात कही, और फिर उसमें उनको डिफेंड करने, उनके दुश्मनों से बचाने की भी उन्होंने बात कही. उसमें दे ऑल्सो प्रॉमिस नॉन इंटरफियरेंस. उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपके स्टेट में कोई इंटरफियरेंस नहीं करें, अपने तरीके से आप उसको
रूल कर सकते हो, बट दिस वॉज ए प्रॉमिस दे सेल्डम केप्ट। बट ये सिर्फ एक प्रॉमिस ही रह गया था, वो लोग काम अपना उसी तरीके से उनके साथ भी करते थे। In reality, by singing a subsequent alliance, an Indian state virtually signed away its independence. In fact, the Indian ruler lost his sovereignty in external matters and became increasingly subservient to the British resident who interfered in the day-to-day administration of the state. और इंटरफेरेंस उन लोग का डे टू डे बढ़ता ही चला गया, इसलिए वहाँ के रूलर्स जो हैं काफी प्रॉब्लम में आ गए। लॉर्ड वेस्ली साइंड द सब्सिक्वेंट ट्रीटीज विद द निजाम ऑफ हैदराबाद in 1798 and 1800. In lieu of case payment for the subsidy forces, the Nizam ceded part of the territories to the company. The Nawab of Awadh was also forced to sign a subsidy treaty in 1801. अवध के नवाब को भी उनको भी फोर्स किया गया सब्सिडी अलायंस के अंडर आने के लिए। इन रिटर्न द नवाब वाज मेड टू सरेंडर टू द ब्रिटिश नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम कंसिस्टिंग ऑफ रोहिलखंड एंड टेरिटरीज लाइंग बिटवीन द गंगा एंड यमुना। और उसके बदले में नवाब ने उनको सरेंडर किया ब्रिटिश नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम कंसिस्टिंग ऑफ रोहिलखंड और टेरिटरीज लाइंग बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना की टेरिटरी और रोहिलखंड उनको सरेंडर कर दिया इसके बदले में नवाब ने। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।